नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित कक्षाएं थी वो पूरी कराई जा चुकी हैं और आज हम लोग आपके सम्मुख जो अरिहंत में आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपको मान के चलिए 250 क्वेश्चन प्लस व्याख्या सहित 500 क्वेश्चन इस श्रृंखला में कराए जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जो ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला 10 प्रैक्टिस सेट की होगी और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे, साथ ही साथ में अभ्यास भी करते चलेंगे। जो चीज़ें हमने अपनी कक्षाओं में पढ़ी है उससे यहाँ पर हम लोग आपको अटैच करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। अब पूछा गया निम्नलिखित ग्रामीण समाज संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित करना है। अब सही की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जब ग्रामीण समाज में ग्राम की विशेषताएं भी पढ़ रहे थे तो ये क्या हो जाता था, परंपरावादी होते हैं और इनके अंदर थोड़ा रूढ़िवादिता ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि कहीं ना जो शिक्षा का स्तर है, अगर हम नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से तुलना करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम होता है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो इसमें अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या विकृति और डी, उपरोक्त सभी। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। असत्य कथन की पहचान कीजिए। सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है। देखिए, उसमें असत्य बताना है तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। क्योंकि जब सर्वेक्षण एक पर्टिकुलर विशेष रीजन में होता है तो वहाँ पर परिकल्पना क्या, वहाँ पर तो लोगों से जाके लोग मिलते हैं। सर्वेक्षण व्यावसायिक एक पेशेवर भी होते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रामीण शोध प्रणालियाँ जो चैप्टर है वहाँ से प्रश्न लिया गया है। और डी, सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन है, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो असत्य। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार है। अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए, हमारे चैनल का भी नाम टेलीग्राम लर्न विद फोकस है। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर दे दी जाएगी और इस पीडीएफ के लास्ट में जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों के आंसर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की थी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि जो सांसद होते हैं उसमें सांसदों को गांव लेना होता है, जिसमें वो गांव में रहने वाले लोगों तथा वहां की जनसंख्या के हिसाब से जो उसमें मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका विकास करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2014। ग्रामीण विकास से आशय होता है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं। तो अगर हम देखिए, हमने आपको तीसरा जो चैप्टर पढ़ाया था ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, इसमें क्वेश्चन था, इसका 21,403। अगला देखते हैं, देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय समाज को माना जाता है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज। तो ऑप्शन नंबर बी, कृषक समाज। 10वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो आपका
लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, भंडारण करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ? प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 का बी, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, ठीक है, भूमि सुधार में देखेंगे, देखते हैं, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, पांचवा चकबंदी। ठीक है, तो आप देखेंगे भूमि सुधार है ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता? इसके पहले अगर लेक्चर में जाएंगे तो मैंने आपको लेखपाल के कार्य बताया था, तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी लेखपाल के पास में होता है, यानी इसको हम लोग पटवारी कहते हैं। पटवारी शब्द शेरशाह सूरी के समय से प्रचलित है। चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आई थी तो चौधरी चरण सिंह के सरकार में पटवारी शब्द को लेखपाल के रूप में वर्णित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल के मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, देखिए आप जानते हो कि एकड़ बड़ी इकाई होती है, बीघा भी होती है, बिस्वा भी होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो विश्वांशी होती है। शाहजहानी जरीब की लंबाई आपको मैंने बताया था, शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो 165 फीट होती है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ग्रामीण सड़कें आती हैं, ग्रामोद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, लेकिन जो अग्निशमन है वो अग्निशमन नहीं आता। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई थी? आपको मालूम है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। अगर सेकेंड स्टेट की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेट आपका क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहाँ से लागू की। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए चीज़ों को मैं बहुत आर्ट वे में बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप वीडियो में लास्ट तक मतलब ज़्यादा समय तक बने रहें। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करें कम समय में। अगर 20वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जो 20वां क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई? तो ये क्या है? रुपये 66,512। यदि हम लोग इस समय की बात करते हैं तो ये लगभग 1 लाख से ऊपर है। निम्न में से कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग और आपका डी ये सभी। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में रहती है? तो बिजनौर जिले में आपका बोक्सा रहता है। ब्रिटिश शासन काल में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट में फिर से मैं एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूंगा। जो इस कृषि विभाग की जो स्थापना थी वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1875 में की गई। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं बाराबंकी आपका अफीम के लिए फेमस है, जबकि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? वो आपके गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि क्षेत्र में जो निर्यात है उसको बढ़ाना, उसके अतिरिक्त किसानों की आय में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये थी आज का आपका वीडियो। देखिए यह वीडियो अभी आपके ज़्यादा नहीं 10 मिनट का हुआ। 10 मिनट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। ये श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रहेगी। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।